हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है कंक्रीट फीवर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। श्री गंगा नगर इन राजस्थान टच 48 डिग्री सेल्सियस दिस वीक। कह रहा है कि श्री गंगानगर जगह है राजस्थान में जिसमें 48 डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया इस हफ्ते। द हॉटेस्ट दैट इंडिया हैज़ बीन दिस ईयर सो फार। ये अब तक का सबसे ज़्यादा भारत का गर्म दिन था इस साल का। स्कॉर्चिंग स्कॉर्चिंग मतलब झुलसा देने वाली जो गर्मी है। हीट इन द रनअप जो कि ये पहले हो रही है टू द मानसून। रनअप का मतलब होता है जो चीज़ किसी घटना से पहले हो रही हो। तो स्कॉर्चिंग समझ ये जो बहुत ज़्यादा झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है जो कि मानसून से पहले हो रही है। विच इज़ डिलेड, कह रहा है कि एक्चुअली जो ये मानसून है ये अब देर हो गई है इसको आने में। इज़ नॉट अनयूजुअल, ये कोई असामान्य नहीं बात नहीं है क्योंकि हर बार थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। बट मैनी इंडियंस इन द इनफॉर्मल सेक्टर, लेकिन बहुत से भारतीय जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जो फॉर्मल सेक्टर नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट का या फिर किसी एमएनसी में काम नहीं कर रहे हैं। हैव टू वर्क डायरेक्टली, उनको लगातार काम करना पड़ता है अंडर द सन, सन के नीचे, इन अनप्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स, एक ऐसे वातावरण में जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है। यहाँ पे मजदूरों की बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू हीट वेव्स। इनएक्सट्रिकेबली का मतलब होता है जिस चीज़ को अलग ना किया जा सके। तो कह रहा है कि जो ये क्लाइमेट चेंज है वो हीट वेव से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, डेटा शो, उसका डेटा ये दर्शाता है दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव स्पेल्स, कि ये जो हीट वेव का समय था, स्पेल्स का मतलब होता है एक पीरियड। तो कह रहा है कि ये जो हीट वेव का जो समय है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हैज़ राइजन बाई 0.1 डेज पर डिकेड सिंस 1961। 1961 से हर दिन के मुकाबले, हर दशक के मुकाबले 0.1 डे बढ़ गया है। मतलब मान लो कि 1940 से लेके 1950 के बीच में 10 डेज था, तो वही 1950 से लेके 1960 के बीच में 10.1 डेज हो गया। वही 1960 से लेके 1970 के बीच में 10.2 डेज हो गया। ठीक है, वो पॉइंट बढ़ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर काफ़ी दिन है, वो काफ़ी एक पीरियड है। तो कह रहा है ये जो हीट वेव स्पेल है कितना बढ़ गया है, 0.1 डे पर डिकेड, हर 10 साल में 0.1 डे बढ़ गया है 1961 से, ओवर इंडिया कोर हीट जोन। और ये कहाँ पे हो रहा है, जो भारत का सबसे ज़्यादा गर्म वाला हिस्सा है वहाँ पे हो रहा है, जिसमें इंक्लूड कौन कौन से एरिया आते हैं। एक तो भारत का सेंट्रल वाला हिस्सा, मध्य वाला, नॉर्थ वेस्टर्न, ईस्टर्न कोस्टल रीजन और अबाउट 30% ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया। और इस जोन में भारत का लगभग 30% जो है लैंड एरिया आता है। देयर मैक्सिमम ड्यूरेशन हैज़ इंक्रीज बाई 0.55 डेज पर डिकेड एंड द 2015-25 इंटरवल। कह रहा है कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन था हीट वेव का वो कितना बढ़ गया, जो मतलब जो हीट वेव का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाला ड्यूरेशन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, वो 0.55 डेज पर डिकेड बढ़ा है। ठीक है, 2015 और 25 का ये जो इंटरवल था, समय था, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार द वार्मेस्ट 11 ईयर स्ट्रेच सिंस रिकॉर्ड बिगन, कि ये जो 2015 से 25 का समय था, ये जब से रिकॉर्ड लिया जा रहा है तापमान का, तब से 11 साल जो हैं ये सबसे ज़्यादा गर्म रहे हैं अब तक पूरे इतिहास में। बट द इमिशन दैट प्रोड्यूस दीज नंबर्स आर ओनली द प्रॉक्सिमेट विलन। प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है जो एकदम प्रत्यक्ष हो, जो दिख रही हो। विलन का मतलब पता ही होगा, ठीक है, खलनायक। तो कह रहा है कि ये जो इमिशन वाली समस्या है कि हम कहते हैं हमारे यहाँ हार्मफुल गैसेज जो हैं वो इंडस्ट्री से निकल रही हैं, वो इन्वायरमेंट में जा रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कह रहा है ये तो एक साफ मतलब एक खलनायक हमने विलन बना दिया है इमिशन को। ये तो एकदम प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। वॉट मेक्स इंडियाज हीट यूनिकली लीथल, कह रहा है ऐसी क्या चीज़ है जो भारत की ये जो गर्मी है इसको और ज़्यादा जानलेवा बनाती है। इज़ नॉट एटमॉस्फेयर अलोन, वो सिर्फ एटमॉस्फेयर नहीं है अकेला। अर्बन हीट आइलैंड, अब अर्बन हीट आइलैंड के बारे में सुना है। ये एक वो होता है, फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है कि ये जो मान लो ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ठीक है, तो इसमें हीट ट्रैप हो जाती है इनकी कंक्रीट की दीवारों में। तो उससे क्या होता है कि जो अर्बन इलाके होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं बजाय जो रूरल एरियाज होते हैं उसको बोलते हैं हम अर्बन हीट आइलैंड। तो कह रहा है कि ये जो अर्बन हीट आइलैंड है अक्रॉस इंडियन सिटीज नाउ रन 2 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन देयर सराउंडिंग रूरल एरियाज। कि ये जो अर्बन हीट आइलैंड है
ये लगभग लगभग 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ के अर्बन सिटीज़ हमारे जो है वो ज़्यादा गर्म रहते हैं जो अगल बगल रूरल एरियाज हैं उनकी बजाय। द डिफरेंस मैन्युफैक्चर्ड बाई कंक्रीट, और कह रहा है कि ये जो अंतर है ये किसके द्वारा है, क्योंकि जो कंक्रीट की दीवारें हैं, एसफाल्ट है मतलब ये जो रोडें हैं, द बचरिंग ऑफ ट्रीज कवर, और ये लगातार जो पेड़ों को काटा जा रहा है, एसफाल्ट का मतलब होता है डामर, ठीक है हिंदी में, एंड द वेस्ट हीट एक्सहेल्ड बाय द थाउजेंड्स ऑफ एयर कंडीशनर कूलिंग ऑफिसेस, और कह रहा है कि ये जो बहुत से एयर कंडीशनर लगे हैं ऑफिसेस में ठंडा करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हीट जो है एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर की। Delhi's average humidity rose by 8 percentage point between 2015-19 to 2020-24। कह रहा है कि दिल्ली का जो एवरेज ह्यूमिडिटी है वो कितनी पॉइंट बढ़ गई है, 8% पॉइंट बढ़ गई है 2025-19 से लेकर 2020-24 तक। दिस हैज़ अ लॉट टू डू विद एन इंक्रीजिंगली सील्ड अर्बन सर्फेस दैन ग्लोबल वार्मिंग अलोन। कह रहा है कि ये जो नंबर बढ़े हैं ये सबसे ज़्यादा इस वजह से बढ़े हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो अर्बन सर्फेसेस हैं, चाहे हम उसमें वहाँ पे बिल्डिंगें बना रहे हैं, अलग अलग सील्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जा रहा है अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की से तुलना करें। मतलब ग्लोबल वार्मिंग उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है जितना कि अर्बन में हमारे यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कर रहे हैं। दिस इज वेयर द सिडक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फिक्स बिकम डेंजरस। सिडक्शन का मतलब होता है आकर्षण। कह रहा है कि यहीं पे जो टेक्नोलॉजिकल फिक्स का जो हमारा आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा घातक बन जाता है, डेंजरस बन जाता है। मतलब हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा जो जुड़े हुए हैं जिसके साथ, वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा घातक बन जाता है। विद द इंस्टेंट बीइंग टू रीच फॉर मोर बेटर एंड चीपर एसी। और कह रहा है कि हमारी एक आदत क्या होती है कि हम बहुत तेज़ी से ज़्यादा अच्छा और चीपर एसी जो है लेने के लिए निकल पड़ते हैं। दिस माइट शील्ड द प्रिविलेज ऑफिस वर्कर एट द एक्सपेंस ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी। क्या कह रहा है कि ये जो एसी है वो शायद जो प्रिविलेज ऑफिस वर्कर हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास एडवांटेज है एसी में बैठने का, उनको तो शील्ड कर सकता है, उनको तो प्रोटेक्ट कर सकता है, मगर किसकी कॉस्ट में, कि जो बाहर बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो काम कर रही है उनकी कॉस्ट में, मतलब उनको नुकसान होने वाला है। कैसे कि भाई अगर आप अपने ऑफिस में बैठकर एसी में काम कर रहे हो तो जो बाहर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैसेस निकल रही हैं वो बाहर के टेम्परेचर को गर्म कर रही हैं, जिसकी वजह से बाहर काम करने वाला जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो हमारे वर्कर क्लास हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैनी ऑफ हुम आर आउटडोर वर्कर। कह रहा है कि जिनमें ज़्यादातर जो है वो क्या है, आउटडोर वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट में ठेला लगाने वाले वेंडर्स हैं। पैराडॉक्सिकली कह रहा है कि विरोधाभास ये है, द मशीन्स आर इन अ थर्मोडायनेमिक सेंस फ्यूलिंग द प्रॉब्लम। कह रहा है कि जो मशीन्स है, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक मतलब यहाँ पे हीट और एनर्जी के सेंस में, अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल सेंस में बात करते हैं तो ये समस्या को बढ़ा रहा है, जबकि बात ये होती है कि मशीन समस्या को घटाएगी। वॉट इज कॉल्ड फॉर इंस्टेड इज अनग्लैमरस, स्लो एंड पॉलिटिकली डिफिकल्ट। कह रहा है कि जिस चीज़ की हमें यहाँ पे आवश्यकता है, कॉल्ड फॉर मतलब जिस चीज़ की हमको नीड है, वो अनग्लैमरस है, मतलब उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, धीमी है, और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली है। मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो कि उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, धीमा है, और राजनीतिक रूप से उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो क्या है, अर्बन डिज़ाइन दैट मैंडेट्स रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स। कह रहा है कि एक ऐसा सिटी, एक ऐसा डिज़ाइन बनाना जहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल हों जो सन की आती हुई गर्मी को रिफ्लेक्ट करें, एंड ग्रीन कवर, और बहुत सारे जो हैं वो पेड़ लगाए जाए। बिल्डिंग कोड्स कैलिब्रेटेड टू अ क्लाइमेट दैट हैज़ ऑलरेडी शिफ्टेड। और ये जो क्लाइमेट जो कि अब चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक, उसके अनुसार हमारी जो बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी है, कोड्स हैं, उसको बनाया जाए। एंड मोस्ट अर्जेंटली, और जो तुरंत काम करना है वो क्या है, द इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज, कि ये जो लेबर से जुड़े जो कानून हैं उनको लागू करना, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले से ही मौजूद हैं, बट आर ऑनर्ड लार्जली इन द ब्रीच, लेकिन उसकी उल्लंघन लगातार होता रहता है। ऑनर्ड लार्जली इन द ब्रीच मतलब कानून तो पहले से हैं मगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। These laws require employers to stop outdoor work when the heat index crosses threshold। कह रहा है कि ये कानून एम्प्लॉयर्स को मजबूर करते हैं कि वो आउटडोर कामों को बंद करा दें जब हीट जो है वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाए, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए। दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी कैन नॉट सेफली एब्जॉर्ब, और एक ऐसी लिमिट को क्रॉस कर जाए जिसमें जो ह्यूमन बॉडी है वो उसको
सह नहीं सकती है। इंडिया हैज़ नॉट येट हैड अ सीरियस नेशनल कन्वर्सेशन, कह रहा है कि भारत में अभी भी राष्ट्रीय कोई ऐसी मतलब राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी बातचीत नहीं हुई है। किसके बारे में? ये बजट हेड्स के बारे में। बजट हेड्स मतलब एक स्पेसिफिक बजट कैटेगरी बनाई जाए फॉर हीट मैनेजमेंट, इस हीट को मैनेज करने के लिए। अब ये क्वेश्चन करते हैं, बेस्ड ऑन द पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ अर्बन हीट आइलैंड इन इंडियन सिटीज। बहुत अच्छे से बताया था मैंने, अर्बन हीट आइलैंड क्या है पैसेज के अनुसार, बताओ। दे रिप्रेजेंट अ जियोग्राफिकल शिफ्ट, ये भौगोलिक शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे जो अर्बन सेंटर्स हैं वो नेचुरली एक्सपीरियंस हाइयर सोलर रेडिएशन देन रूरल बेल्ट्स, नहीं। दे आर अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर्किटेक्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चॉइस, हाँ जो हमारी बिल्डिंगें हैं उसका परिणाम है ये। कंक्रीट यूज कर रहे हैं लगातार, एक बार बैठ के देखो, चलकर देखो रोडों में, समझ में आ जाएगा। दैट लेड टू द रिटेंशन ऑफ थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से ये जो हीट है वो उसमें रिटेन कर जाती है, इसकी वजह से जो गर्मी और ज्यादा पैदा हो जाती है, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स एज इट पर्टेन्स टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। पर्टेन टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि पैसेज के अनुसार गलत है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव पीरियड इन स्पेसिफिक इंडियन रीजन हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर सेवरल डिकेड, ठीक है। कह रहा है कि ये जो हीट वेव का पीरियड है वो दशकों से लगातार कुछ इंडियन रीजन में बढ़ता जा रहा है, हाँ ये तो है, तो ये तो सही है। ह्यूमिडिटी लेवल्स इन अर्बन सेंटर्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाई सरफेस कैरेक्टरिस्टिक देन बाई ग्लोबल क्लाइमेटिक शिफ्ट्स। कह रहा है कि ये जो ह्यूमिडिटी लेवल है जो कि अर्बन सिटीज़ में हो रहा है वो ज़्यादातर जो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, सरफेस में जो बिल्डिंगें बना दे रहे हैं, रोडें बना रहे हैं, डामर पड़ रहा है रोडों में, उसकी वजह से है, बजाय कि ये जो ग्लोबल क्लाइमेटिक शिफ्ट हो रहा है उसके कारण। हाँ ये भी बताया गया है कि ये जो सिर्फ ग्लोबल जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है उसकी वजह से सिर्फ हर चीज़ नहीं हो रही है, और भी अलग कारण है, ये भी सही है। Current labor regulations in India lack the necessary provision to protect workers from extreme thermal stress। कह रहा है कि इस समय जो लेबर कानून है हमारे पास उसमें जरूरी प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने वर्कर्स को एक्सट्रीम थर्मल स्ट्रेस से नहीं बचा सकते। देखो प्रावधान सारे हैं, बस हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कानून सारे हैं हमारे पास, तो ये गलत हो गया। द 11-year पीरियड एंडिंग इन 2000 इज प्रोजेक्टेड टू द वार्मेस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ये भी एकदम सही है। तो आंसर क्या है हमारा जो गलत है वो सी। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। हर एक स्टेटमेंट जो है वो एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, किसका? वाई स्ट्रक्चरल अर्बन रिफॉर्म्स आर डिस्क्राइब्ड एज पॉलिटिकली डिफिकल्ट, कि ये जो हमें स्ट्रक्चरल अर्बन बदलाव लाने हैं, अर्बन की जो भी चीज़ें लानी है, एक स्ट्रक्चर में बदलाव लाना है, वो क्यों राजनीतिक रूप से डिफिकल्ट होगी। एक उसमें ऑप्शन ऐसा होगा जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बस उसको ही ढूंढना है, ठीक है। दे रिक्वायर आर डिपार्चर फ्रॉम इमीडिएट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दैट ऑफर इंस्टेंट कंफर्ट। कह रहा है एक तो क्या है कि हमें तुरंत आवश्यकता पड़ेगी कि हम जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है गर्मी का, हम उससे हटें और अपने जो इंस्टेंट कंफर्ट है, जो हमको कंफर्ट मिल रहा है, उसको छोड़ दें। क्या ये संभव है? लो पता चला सरकार गिरा दें अगर अभी एसी बंद कर दिया जाए इतनी गर्मी में, है ना, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। मतलब ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है। दे नेसेसिएट द इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन दैट माइट इंक्रीज द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ फॉर एम्प्लॉयर्स। कह रहा है कि अगर इस कानून का मतलब इन्फोर्स कर दिया गया तो इससे ये हो सकता है कि जो नौकरी देने वाले हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाए। बिल्कुल बढ़ सकती है। अगर भाई जब वो उनको छुट्टियां देने लग जाओगे तो वो जो 1-2 महीने की सैलरी होगी वो भी देनी पड़ेगी, तो बिना काम की सैलरी देनी पड़ेगी, तो ऑपरेशनल कॉस्ट तो बढ़ेगी, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आंसर नहीं है। दे इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म डिजाइन चेंजेस दैट डू नॉट प्रोवाइड द इमीडिएट विजिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस। कह रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म डिजाइन चेंजेस शामिल हैं जो कि तुरंत हमको एक तरीके से इमीडिएट रिलीफ नहीं देने वाले हैं, तो ये भी सही है। तो नन ऑफ द अबव ऑप्शंस होना चाहिए, ठीक है, डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी तीनों सेंटेंस जो है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों पॉलिटिकली डिफिकल्ट होगा। द एग्जिस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड मोस्ट स्ट्रांगली चैलेंज द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको चैलेंज करे, उसके एकदम अगेंस्ट हो, ठीक है। A city where temperatures remain stable despite a total loss of its green canopy।
ऐसा क्या है, ऐसा किस बात का ये अगेंस्ट करेगा? कह रहा है कि एक सिटी जहाँ पे टेम्परेचर जो है लगातार स्टेबल है, जबकि वहाँ की जो ग्रीन कैनोपी है, मतलब जो पूरे जो पेड़ लगे थे हटा दिए गए हैं उसको, तो ऐसा तो नहीं है कहीं। स्टडी शोइंग दैट रूरल ह्यूमिडिटी लेवल आर राइजिंग एट द सेम एज अर्बन ह्यूमिडिटी। कह रहा है कि स्टडी ये दिखाती है कि जो रूरल ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं वो लगातार वैसे ही बढ़ रहे हैं जैसे अर्बन ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो इससे हम क्या, अगर ये मान लो ये स्टेटमेंट है भी, तो किस चीज़ का चैलेंज कर रहा है, कौन से स्टेटमेंट का चैलेंज कर रहा है? कि जो 8% ज़्यादा है उसको? नहीं, इतना स्ट्रांगली तो नहीं कर रहा है। डेटा सजेस्टिंग दैट द वेस्ट हीट फ्रॉम एयर कंडीशनर हैज अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सिटी वाइड टेम्परेचर। हाँ, अब देखो डेटा क्या बता रहा था कि एयर कंडीशनर जो है उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है ये टेम्परेचर्स के ऊपर। अब यहाँ पे डायरेक्टली वो बोल रहा है बिल्कुल है ही नहीं, ये बताते हैं कि नेग्लिजिबल इफेक्ट है, मतलब कुछ है ही नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंजिंग वाला स्टेटमेंट इसमें डाला हुआ है, तो सी हमारा आंसर होगा। द टर्म प्रॉक्सिमेट एज यूज इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन। प्रॉक्सिमेट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है क्लोजेस्ट, ठीक है, इमीडिएट। अल्टीमेट एंड फाइनल नहीं, बी हमारा करेक्ट आंसर। ये है आज का क्लोज टेस्ट, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, कह रहा है कि दुनिया भर से जो टूरिस्ट हैं डैश टू गोवा ड्यूरिंग विंटर, वो विंटर में गोवा आते हुए, मैस्मराइज बाई इट्स बीचेस टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और वो वहाँ के जो बीचेस हैं गोवा के उससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वहाँ पे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और नया साल मनाने के लिए गोवा आते हैं, ठीक है। हाउएवर, हालांकि मोस्ट बीचेस इन गोवा दीज डेज हैव बिकम क्राउडेड एंड अनक्लीन, ज़्यादातर जो गोवा के बीचेस हैं वो काफ़ी भीड़ वाले हो गए हैं और अनक्लीन हो गए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? फ्लॉक, माइग्रेट, कन्वर्ज, मिएंडर। फ्लॉक का मतलब होता है किसी भीड़ का उमड़ पड़ना, बहुत बड़ी संख्या में आ जाना, तो ये मीनिंग तो आ रहा है। माइग्रेट का मतलब सुना है कि जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स कहते हैं हम, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं क्लाइमेट की वजह से, एक तरीके से परमानेंट जगह को छोड़ देते हैं, तो ये तो नहीं मीनिंग आ रहा है। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा होना होता है, मगर यहाँ पे बेस्ट होगा फ्लॉक, क्योंकि यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है उत्साह के साथ। मिएंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, और कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता उस घूमने में ना, इधर उधर भटकते रहना, तो मतलब नहीं है। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पर? फ्लॉक होगा। टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड फ्लॉक टू गोवा ड्यूरिंग विंटर, mesmerized by its beach. This often disappoints the tourists who come expecting a vacation in the dash of nature in the tropical paradise. कह रहा है कि ये ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं उनको निराश कर देता है, जो ये इस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि वो अपनी वेकेशन नेचर के साथ बिताएंगे ट्रॉपिकल हेवन में, पैराडाइज में। क्या होना चाहिए? सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है एक ऐसी एरिया जो प्रोटेक्टेड है जानवरों के लिए। क्रेडल का मतलब होता है जन्म स्थान, जहाँ पे कोई चीज़ पैदा हुई हो, तो क्रेडल ऑफ नेचर। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। लैप मतलब नेचर की गोद में, हाँ तो ये ठीक है, इन द लैप ऑफ नेचर, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। डैश द बीचेस दैट आर पॉपुलर आर नॉट दैट इको फ्रेंडली वाइल द वंस विच आर पीसफुल आर लेस नोन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो बीचेस पॉपुलर हैं वो उतने ज़्यादा इको फ्रेंडली नहीं, जबकि जो बीचेस पीसफुल हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट कंट्रास्टिंग है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? सेरेंडिपिटियसली, इसका मतलब होता है बाई लक। बाई लक वाला मतलब नहीं आ रहा है। पैराडॉक्सियल, पैराडॉक्सियल का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब दो बातें अलग अलग। जैसे अभी उन्होंने पैसेज में देखा था कि द मशीन्स आर फ्यूलिंग द प्रॉब्लम्स, जो मशीन है वो समस्याओं को बढ़ा रही हैं। मगर दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमको एडवर्ब चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करना है, मगर ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यूज़ नहीं कर सकते। आयरनिकली, ठीक है, यहाँ पर भी विडंबना आ रहा है कि दोनों बातें कंट्रास्ट हैं, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये एडवर्ब भी है। सी हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके, ठीक है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है उसका, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। द गाल गिबाग रिवर डैश द अरेबियन सी हेयर ऑन द बीच। कह रहा है कि जो गाल बिगाग है, जो नदी है, वो अरेबियन सी से मिलती है यहाँ बीच में। विच इज़ अ फोटोजेनिक साइट, जो कि एक काफ़ी सुंदर साइट है। द साइट ऑफ टू वाटर्स मिक्सिंग अमिड द वेव्स इज एन एक्सपीरियंस टू कैप्चर एंड चेरिश। कह रहा है कि ये जो दोनों पानी मिलते हैं, इनकी वेव्स उठती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और काफ़ी ज़्यादा इसकी लोग प्रशंसा करते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ मैंग्रूव्स विच प्रोवाइड्स अ कंट्रास्टिंग व्यू ऑफ ग्रीन एंड ब्लू
और यहाँ पे जैसे सी होता है ये, ठीक है, और ये मैंग्रोव्स के जंगल होते हैं, तो एक कंट्रास्टिंग व्यू आ रहा होता है। यहाँ पे ब्लू पानी होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर होता है। स्पेशली खासकर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बीच द मैंग्रोव्स कुड सी बी सीन अलॉन्ग द ट्रैक्ट ऑफ द टल्पोना रिवर विच इज स्टोनी एंड क्लियर। जो ये मैंग्रोव्स होते हैं उसी की बगल से एक नदी निकल रही होती है जो कि स्टोनी और काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है। द बीच ऑल्सो होस्ट सेवरल डॉल्फिन अराउंड इट, इफ वन इज लकी वन में स्पॉट वन क्लोज टू द बीच। कह रहा है कि इस बीच में बहुत सी डॉल्फिन जो है वो होती हैं, अगर हम लकी हुए तो हम बीच के आसपास एक डॉल्फिन देख सकते हैं। क्या होना चाहिए यहाँ पर? द गार्गीबाग रिवर मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, मेट यहाँ पास नहीं चल रहा है, पूरा जो पैसेज है वो प्रेजेंट में है। हाँ, मीट सही है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, मीट का कोई मतलब नहीं है, तो बेस्ट क्या होगा हमारा? मीट्स होगा। द टर्टल्स कम्स हेयर टू नेस्ट देयर एग्स ड्यूरिंग द विंटर एट नाइट। कह रहा है कि जो टर्टल्स हैं वो यहाँ पर आते हैं अंडे देने के लिए जाड़े में नाइट को। इफ़ लक परमिट्स, अगर लक साथ देता है तो वन में एक्सपीरियंस द वंस इन अ वाइल्ड फिनोमिना। तो हम जो कभी कभार फिनोमिना ये होता है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं। आफ्टर द नेस्टिंग इज ओवर, कह रहा है जब नेस्टिंग हो जाती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएट्स अ फेंस अराउंड द नेस्टिंग साइट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज। कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अगल बगल फेंसिंग कर देते हैं ताकि उनको डैमेज ना हो। दिस बीचेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कलर शीशल्स विच आर प्लेंटी इन नंबर्स अराउंड द डैश ऑफ द गल्गीबाग रिवर। आई कलेक्टेड सम पर्पल एंड ग्रीन वन। कह रहा है कि इस बीच में ये जो बीच है ये कलरफुल शीशल्स के लिए, जो शीशल्स ऐसे नहीं होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, वो कलरफुल वहाँ पे बहुत सारे हैं। कहाँ पर? गल्गीबाग रिवर के आसपास। आई कलेक्टेड सम पर्पल एंड ग्रीन वंस। क्या होना चाहिए यहाँ पर? ट्रैक का मतलब है यहाँ पे एरिया, जो गल्गीबाग रिवर का एक्सटेंडेड एरिया है उसकी बात हो रही है। हिंटरलैंड का मतलब होता है अंदरूनी क्षेत्र, इनलैंड रीजन, है ना, जो कोस्ट से काफ़ी दूर होता है, अंदर साइड की तरफ होता है, ये मीनिंग नहीं आ रहा है। टोपोग्राफी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब एक तरीके से लेआउट होता है, पूरा मैप होता है लैंड का, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। प्रिसिपाइज का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा खड़ी चट्टान, तो कोई मतलब नहीं, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? ट्रैक्ट, ट्रैक्ट ऑफ द गलीबाग रिवर, ठीक है। हिंटरलैंड का मतलब अंदरूनी एरिया, टोपोग्राफी पूरा लैंड का मैप होता है, टोपोग्राफी आपने देखा होगा। प्रिसिपिसाइज का मतलब होता है एकदम एक खड़ी चट्टान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही वर्ड नहीं है, बेस्ट यहाँ पे क्या है? ए है। ये है पैरादम्बर, ठीक है, इसमें S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, एक बार खुद से ट्राई करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। लेटर दैट इवनिंग आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू द कॉन्टैक्ट्स ऑन माई फोन। कह रहा है कि उस शाम मैं अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट जो है स्क्रॉल कर रहा था। रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ लॉन्ग द लिस्ट हैड ग्रोन ओवर द ईयर्स, और ये सोच रहा था कि मेरी ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ये इतने सालों में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। मीन वाइल, जबकि द रेस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट सिंपली रिमेन पीसफुली स्टोर्ड, कि जो अदर कॉन्टैक्ट्स थे वो चुपचाप वहीं पे स्टोर्ड रहे इन द फ़ोन में, रेयरली एवर रिसीविंग अ डायल, और वो शायद ही कभी मेरी तरफ से फ़ोन कॉल उनको जाए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? हाउ एवर डिस्पाइट हैविंग दिस वास्ट कलेक्शन। अब दिस यहाँ पर हो सकता है हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये लिस्ट जो बात हो रही है उसके लिए हो, हालांकि इतनी बड़ी वास्ट कलेक्शन के बाद भी आई रियलाइज, मुझे ये महसूस हुआ था दैट आई रेगुलरली स्पीक टू ओनली अ रिमार्केबली स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल, कि मैं बहुत ही छोटे ग्रुप ऑफ लोगों से, मतलब बहुत ही कम लोगों से बात करता हूँ। हो सकता है पी, तो हो सकता है। दिस एक्सटेंसिव डायरेक्टरी कंटेन्स फॉर्मर कलीग्स। कह रहा है कि ये जो इतनी बड़ी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है इसमें मेरे पहले के साथी हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, ओल्ड एक्वेंटेंसेस, कह रहा है कि पुराने लोग जिनको मैं जानता था वो हैं, एंड मैनी अदर्स, और भी लोग हैं, हुज नंबर्स वर सेव्ड विद अ डेफिनेट पर्पस, जिनका जो नंबर है वो किसी काम की वजह से मैंने सेव किया था। मान लो कभी कभी नहीं होता है कि हम लोग प्लम्बर का भी नंबर सेव कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन का भी नंबर सेव कर लेते हैं, आज से 25-30 साल बाद हो सकता है हम लोग याद भी ना रखें कि वो कॉन्टैक्ट किसका था। दिस एक्टिव 20% यूजली कॉम्प्रोमाइज अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। कह रहा है कि ये जो 20% मेरे लोग हैं इसमें कुछ पास के फ्रेंड्स आते हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स आते हैं। अ कपल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, और ओकेजनली अ कलीग, और कभी कभी कोई साथी है। टू बी मोर प्रिसाइज, कह रहा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाऊँ तो परहैप शायद जस्ट 1/5 ऑफ दोज सेव नेम्स रिसीव द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ माई डायल कॉल्स, कि शायद उसमें से एक मतलब 20% ही लोग जो है वो मेरा कॉल रिसीव करते होंगे। यहाँ पे एक चीज़ 1/5 लिखा हुआ है ना, मैथ्स में तो पढ़ते ही होगे भैया, 1/5 20%, 1/4 25%, 1.3 33 3.33% है ना। तो अब एक चीज़ हमको दिखी कि यहाँ पे उसने 1/5 बोला और फिर बोला दिस एक्टिव 20%, इसका मतलब
एस के बाद आर आएगा, ये तो पता चल गया ना हमको। चलो इससे पहले हम करते हैं ऑप्शन एलिमिनेट। एस के बाद आर आएगा, ठीक है, एस के बाद आर आएगा, ठीक है, एस के बाद आर आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। हालांकि ये पी भी नहीं आना चाहिए बीच में, मगर चलो तब तक देख लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो उसने वास्ट कलेक्शन की बात की है, मगर क्यू में ये बताया है कि उस एक्सटेंसिव लिस्ट में है कौन कौन। तो हम क्यू स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो क्यू हो गया हमारा पहला सेंटर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट की बात की गई कि कितने लोग हैं। अब पी में कह रहा है हालांकि इतनी बड़ी लिस्ट होने के बावजूद भी मैं बहुत ही कम लोगों को कॉल करता हूँ, मतलब उसको रियलाइज हुआ कि वो बहुत ही कम लोगों से कांटेक्ट रखता है। तो क्यू पी जो है आ रहा है, ये पेयर बनते ही ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, और एस आर हमने देखा कि पहले बन ही चुका था ऑप्शन। तो बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देख लो एस यहाँ पे क्या कह रहा है, टू बी मोर प्रिसाइज कह रहा है कि अगर मैं और ज़्यादा एक्यूरेटली बताऊँ तो शायद 1/5 ही लोगों से मैं कांटेक्ट करता हूँ, और उस 20% में कौन कौन आते हैं, उसके क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, कपल फैमिली मेम्बर्स आते हैं, और कभी कभार कलीग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, क्यू पी एस आर। यही पैरा नंबर एक बार खुद से ट्राई करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। फूफी एंड सिस्टर गैब्रियाला who lived entirely different lives and practiced different faiths were not the likeliest of friends। कह रहा है कि जो फूफी और सिस्टर गैब्रियाला था, जो कि एकदम अलग लाइफ जीती हैं, अलग धर्मों में उनका विश्वास है, वो शायद ही फ्रेंड्स बनने लायक थी। डेस्परेट फॉर रिलीफ फ्रॉम दिस डेबिलिटेटिंग कंडीशन, कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट थी रिलीफ के लिए इस कमज़ोर करने वाली कंडीशन। डेबिलिटेटिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दे। द एक्सपेक्टेंट मदर विजिटेड द नन्स फैसिलिटी। एक्सपेक्टेड मदर का मतलब होता है जो माँ बनने जा रही हो, है ना, एक प्रेग्नेंट वूमेन, वो एक नन फैसिलिटी में जाती है। वेयर दे फॉर्म्ड एन इंस्टेंट एंड लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, जहाँ पर वो एक तुरंत और एक हमें जीवन भर रहने वाला कनेक्शन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू विलेज लॉर, कह रहा है कि विलेज लॉर के अनुसार दिस अनयूजुअल बॉन्ड बिगेन 4 डिकेड्स एगो, कि ये जो अनयूजुअल रिलेशनशिप था ये 4 डिकेड मतलब 40 साल पहले स्टार्ट हुआ था। व्हेन द नन फर्स्ट अराइव्ड इन द एरिया टू सेट अप अ लोकल मेडिकल क्लिनिक, जब ये नन जो है ये इस एरिया में आई थी लोकल मेडिकल क्लिनिक लगाने। नन का मतलब समझ रहे हो ना, नन का मतलब सिस्टर जो होती हैं। अब वो नन मूवी में समझ लेना। शॉर्टली आफ्टर दैट क्लिनिक वॉज इस्टेब्लिश, कह रहा है कि कुछ जब वो क्लिनिक के इस्टेब्लिश होने के कुछ दिनों बाद द टू वुमेन क्रॉस्ड पाथ्स फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज फूफी डेवलप्ड सीवियर मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी। कह रहा है कि ये दोनों महिलाएं पहली बार मिली थी जब फूफी को एक बहुत ही सीवियर मॉर्निंग सिकनेस हुई थी, जब उसकी पहली प्रेगनेंसी थी, ठीक है। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस, एक बार फिर से ऑप्शन देख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फूफी और सिस्टर गैब्रिया, सिस्टर मतलब वही क्रिश्चियन वाली सिस्टर, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है जहाँ पे फूफी और सिस्टर गैब्रियाल के बारे में बात की गई है, ठीक। अब यहाँ पे इसने बोला था वर नॉट द लाइकलीस्ट ऑफ फ्रेंड, मतलब बहुत अच्छा नहीं, वो ऐसी अच्छी संभावना नहीं थी कि वो दोस्त बन सकती थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू विलेज लॉ कि ये जो अनयूजुअल बॉन्ड है, असामान्य जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ये 40 साल पहले स्टार्ट हुआ था। व्हेन द नन फर्स्ट अराइव्ड इन दिस एरिया टू सेट अप अ लोकल मेडिकल क्लिनिक, ठीक है, समझ में आया। और फिर कह रहा है कि ये जो शॉर्टली आफ्टर दैट क्लिनिक वॉज इस्टेब्लिश, इस क्लिनिक के कुछ ही दिन मतलब इस्टेब्लिश होने के बाद ये जो दो वुमेन थी पहली बार मिली थी, क्योंकि फूफी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी उसकी, तो 4 हो गया। अब डेस्परेट फॉर रिलीफ फ्रॉम दिस डेप्रिकेटिंग कंडीशन द एक्सपेक्टेंट मदर विजिट द नन्स फैसिलिटी वेयर दे फॉर्म एन इंस्टेंट एंड लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 3 4 2, समझ में आया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि फूफी और सिस्टर जो हैं वो फ्रेंड्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मगर ध्यान से अगर पढ़ोगे तो एक स्टोरी टाइप की थी कि ये लोग इनकी जो दोस्ती थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। 40 साल पहले एक घटना ऐसी हुई थी, फिर जब इसके पास समस्या हुई तो इसने इलाज किया, तो वो जो बॉन्ड था हमेशा के लिए बना रहा। तो 1 3 4 2। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास।
लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने दो वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहां पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।